कल वाले टॉपिक में चेक करने कितना हेनरीज लॉ पढ़ा हमने, कंप्लीट कर लिया था, है ना? कोई भी डाउट है किसी को? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लें। कुछ पूछना है हेनरीज लॉ में? नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है वेपर प्रेशर एंड कैलकुलेशन। कॉपी खोल लो अपनी। कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट पार्ट था बेटा, 3 पार्ट है चैप्टर के। फर्स्ट पार्ट में बेसिक सा पढ़ा, सोल्यूशन होते क्या है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट है। आज हम समझेंगे, पहले पढ़ा हुआ एक टॉपिक है वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है। इस टॉपिक से थर्ड टॉपिक हमारा रिलेट होगा, जो नेम था चैप्टर का, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना? तो पहले हम वेपर प्रेशर समझेंगे होता क्या है। मैं रिपीट कर देता हूं, आपको याद होगा गैसीय स्टेट में टॉपिक आया था वेपर प्रेशर, याद आ रहा थोड़ा सा, है ना? वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रेशर वाला टॉपिक है। उससे हम आगे यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि इनका कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है? क्या होता है वेपर प्रेशर, ध्यान से देखो। अगर हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, इट मींस लिक्विड होना जरूरी है। लिक्विड के बिना तो वेपर बनेंगे नहीं, है ना? वेपर क्या बनेंगे, लिक्विड के बनेंगे। लिक्विड के बिना तो वेपर बनेंगे ही नहीं। तो अगर हमें वेपर प्रेशर का टॉपिक पढ़ना है, इट मीन जो 9 टाइप के सोल्यूशन थे, 9 टाइप के नहीं पढ़ने। बताओ कितनी तरह के रहेंगे जिनमें लिक्विड आएगा? 3, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड के बारे में हमें वो आ ही गया कि गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो हम पढ़ ही आए। तो यहाँ 2 आगे टॉपिक में आएंगे, एक सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड। इट मीन ये वाला टॉपिक हमारा लिमिटेड रह गया 2 तरह के सोल्यूशन के लिए। एक तो होगा लिक्विड इन लिक्विड, दोनों लिक्विड हों, जैसे अल्कोहल एंड पानी है, ईथर एंड अल्कोहल है। एक हो गया सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो ब्रीफ में पहले +1 का टॉपिक आपको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा वेपर प्रेशर क्या था हमने पढ़ा था, है ना? फिर हम इनके बारे में निकालना, कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत सिंपल है। पहले है वेपर प्रेशर, हमने जो पढ़ा वो समझ लो। क्या होता है वेपर प्रेशर? ये पानी की बोतल है बेटा, पानी की बोतल में चाहते ना चाहते हुए इसमें पानी के क्या बन रहे हैं, ऊपर वेपर, चाहे हमें दिखाई दे रहे हैं चाहे नहीं दिखाई दे रहे। अगर मैं इसे ओपन करके धूप में रखाऊंगा तो आप देखोगे शाम तक इसका लेवल थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके बाहर मिलते जा रहे हैं। इट मींस लिक्विड में हमें चाहे नेकेड आई से ना दिखें क्योंकि गैस की तरह है वो, लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, वेपर में। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके लिए हमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप फिनोमेना होगा। डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस। तो जितने भी लिक्विड उनकी नेचर है कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल क्या निकलते रहते हैं, बाहर, बाहर निकल के वेपर बनाते रहते हैं। अगर तो मैं इन्हें बाहर एयर में जाने दूंगा फिर तो प्रेशर कहाँ से पता चलेगा, लेकिन अगर मैं इसे रोक दूंगा एक जगह पे, तो क्योंकि ये गैस है और गैस हमें पता है वॉल्स पे स्ट्राइक करते हैं मॉलिक्यूल, प्रेशर डेवलप होता है। वैसे ही अगर इसे रोक लिया जाए एक जगह पे, इकट्ठा कर दिया जाए, तब आपको फील हो सकता है कि इनका भी प्रेशर है जैसे किसका होता है, गैस। ठीक है? और वही वेपर प्रेशर हम मेजर करने जा रहे हैं। तो कैसे होगा वेपर प्रेशर? अगर हम लिक्विड एक बीकर में ले लें,
फिर तो आपको नहीं पता चलेगा, वेपर बनते रहेंगे। जैसे मान लो पानी है, लेकिन अगर आप ऊपर से इसे बंद कर दो, और आपको एक अपरेटस पढ़ाया था प्रेशर मेजर करने के लिए, मैनोमीटर, याद आ रहा है थोड़ा? मैनोमीटर लगा दें, इसमें डाल दें मरकरी, तब आपको फील होगा कि वेपर बने जा रहे हैं। कैसे? इसे अगर आप 5, 10, 15 मिनट देखते रहोगे तो आप दो चीजें ऑब्जर्व करोगे। पहला तो ये वाला मरकरी का लेवल इधर जाता जाएगा, राइज करेगा, ये डाउन जाएगा। दूसरा, यहाँ पानी का लेवल जो है, जितने ml आपने डाला था उतना नहीं होगा, क्या होता जाएगा? कम। तो पानी कहाँ गया? इसका मतलब पानी वेपर बन गए। वेपर जो बने, उन्होंने गैस की तरह, पीवीएनआरटी गैस की तरह प्रेशर लगाया इस पे प्रेशर लगने की वजह से ये मरकरी का लेवल थोड़ा दबाया गया नीचे, ये नीचे जाएगा तो ये वाला क्या जाएगा? ऊपर। ठीक है। मान लो कुछ टाइम हम वेट करें और कुछ टाइम के बाद दोबारा से इस ऑपरेटर्स को देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? आप देखोगे वाटर का लेवल कम हो गया, नीचे चला गया, मरकरी अपनी जगह से हिला हुआ है। पहले दोनों लेवल सेम थे, अब एक लेवल नीचे है और एक लेवल ऊपर है। जब भी ऐसे रुक गया, चाहे इसमें हमें 10 मिनट वेट करना पड़े, चाहे आधा घंटा वेट करना पड़े, जब हमें लगे भी बस और नहीं हिल रहा, जितना होना था हो चुका, तब आप ये प्रेशर मेजर कर लो। और प्रेशर क्या होता था? जितना दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया, याद है? जितना दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो मरकरी की जितनी भी हाइट आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाए, 20 सेंटीमीटर आ जाए, 30 सेंटीमीटर आ जाए, इस मरकरी की हाइट को ही क्या लिया जाता है? वेपर्स का प्रेशर माना जाता है। तो ये वेपर का प्रेशर आएगा क्योंकि इसके ऊपर वेपर बन गए। वो वेपर हमें चाहे दिखाई ना दे, सभी लिक्विड इसमें भर के देखे, उनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आता है। ठीक है। जैसे ही आप इसमें भरोगे, हिलने तो तभी लगेगा, लेकिन हमने वेट किया थोड़े टाइम तक, जब ये रुक गया, अब उसे बताएंगे कैसे कि हम ऐसे लिखेंगे भी रुक गया? जब कोई प्रोसेस होती है, क्या आता है तन्वी? इक्विलिब्रियम। तो हम उसे ऐसे कहेंगे भी आपको वेट करना है। जब क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं, एक तो लिक्विड ऊपर जाता है, इवेपोरेट होता है, उसे कहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक जो वेपर बन गए वो नीचे आते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैक। तो जो आपने वेट किया 10 मिनट, आधा घंटा, वो इसलिए किया भी एक टाइम आएगा जब दोनों ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला क्या हो जाएगा? बैलेंस सेम रहेगा, तब और ज्यादा नहीं हिलेगा, तब आपको मेजर करना है। इसे क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है। ये आपको दिखाएगा कितने एटमॉस्फेयर है, क्योंकि मान लो 39 सेंटीमीटर आ गया था, 76 का वो होता है ना, तो 38 आ गया। 38 सेंटीमीटर मरकरी, 76 सेंटीमीटर का कितना एटमॉस्फेयर होता है? 1। तो 38 सेंटीमीटर का कितना हो गया? हाफ। तो बस ऐसे हम मेजर कर लेते हैं। इस तरह वेपर प्रेशर मेजर होता है किसी का भी। अल्कोहल के बनेंगे बेटा वेपर? यस। अगर आपको वेपर प्रेशर मेजर करना है तो कुछ अल्कोहल 100 ml 200 ml इसमें डाल दो, 10-15 मिनट वेट करो। जब ये कांस्टेंट हो गया, नोट कर लो डिफरेंस कितना है। वो किसका प्रेशर आ जाएगा? अल्कोहल का। ईथर का होगा। ईथर लिक्विड है, जितने भी लिक्विड है सबका होगा। ईथर लिक्विड होता है, तो लिक्विड का होगा। ईथर भरो, ईथर के वेपर बनने दो, रुकने दो, जितना आएगा नोट कर लेंगे, उसे क्या कहते हैं? उसका वेपर प्रेशर। मेरा बेटा इतना समझ आ गया? लिखने अब थोड़ा थ्योरी लिख रहे हैं, लिखो। पहले डेफिनेशन कर रहे हैं। डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं? सिंपल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर्स। लेकिन साथ में क्या जोड़ना है? प्रेशर ऑफ वेपर्स। कौन सा वेपर? जो कहां प्रेजेंट है? लिक्विड के ऊपर, अबव द लिक्विड। और टर्म जो मेन बताने वाली है वो क्या है? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आना जरूरी है। ठीक है, क्लियर?
देखो डेफिनेशन इज, इट इज डिफाइंड एज, वेपर प्रेशर हम किसे कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ वेपर्स, कौन से वेपर्स, above the liquid, above the liquid, साथ में लिखना जरूरी है, इसे अंडरलाइन कर लो, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। और अगर क्या देंगे इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप क्या बताओगे भी इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज है, जब दो रेट्स कौन कौन से हाँ इक्वल हो गए, है ना। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपर बनने को कहते हैं इवेपोरेशन, किसके इक्वल हो जाएगा, बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो इतना कर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर हो गया डेफिनेशन। ज्यादा से ज्यादा पूछे भी ये इक्विलिब्रियम क्या है, तो आपको बताना रेट ऑफ वेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है सरफेस से कोई भी लिक्विड ए है, उसने अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए उसे आपस में जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो तोड़नी पड़ेंगी। अगर ये वाला ए सरफेस से बाहर आना चाहता है तो इसे आपस में जो फोर्सेस हैं नेबर के साथ वो क्या करनी पड़ेंगी, तोड़नी पड़ेंगी। ये फोर्स कोई आयनिक कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, ये कौन सी फोर्सेस है, वीक वंडरवॉल, ज्यादा से ज्यादा एच बॉन्ड हो सकता है। इन्हें हम कॉमन एक नेम दे देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। बताओ को इसकी स्ट्रेंथ से रिलेट करो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। अगर ये फोर्स स्ट्रांग है तो ये जल्दी बाहर नहीं जाएगा, तो वेपर क्या बनेंगे, कम। इट मीन जितना ये स्ट्रांग है उतना वेपर क्या होगा, कम। तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख सकते हो, जिसमें स्ट्रांग है उसमें वेपर क्या बनेंगे, कम, अगर वीक है तो वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा। और इसमें आपको एक आधा क्वेश्चन अगर आता है तो वही केमिकल बॉन्डिंग वाला आएगा, जैसे एक वाटर है जिसमें आपस में एच बॉन्ड बनते हैं दोनों साइड, एक मैंने अल्कोहल कर दिया जिसमें एच बॉन्ड थोड़े कम हो गए क्योंकि एक साइड आर है, इधर से एच का एच बॉन्ड बनेगा, इधर से इसका बनेगा। इनमें किस से एच बॉन्ड बनेगा, एच किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ओ के साथ, तो इसका तो बनेगा। आर तो मिथाइल इथाइल है, इनका तो नहीं बनता एच बॉन्ड। एक ईथर समझते हो, ईथर दोनों साइड क्या आ रहे हैं आर, कोई एच बॉन्ड बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो अगर हम देखें इसमें मोर एच बॉन्ड है, इसमें लेस एच बॉन्ड है, इसमें नो एच बॉन्ड है। क्या लगता है किसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी जाए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स किसमें है, फर्स्ट में। सबसे वीक किसमें, एच बॉन्ड, लास्ट में है ही नहीं। तो कौन बताएगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा लिखूं मैं, तो नीचे जाते हुए वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, वेपर प्रेशर। अगर फोर्सेस वीक बनती जाएंगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम, ठीक है। तो जनरल असर्शन रीजन टाइप में तो बस ट्रू फॉल्स है, आपको बताना है भी अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वेपर कम बनेंगे, वीक है तो ज्यादा बनेंगे। एक आधा एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग में से, जितना एच बॉन्ड ज्यादा, एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना सभी में से, जितने एच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो ऐसे आप बता सकते, क्लियर है बेटा, ये फर्स्ट फैक्टर। इससे हम अलग अलग लिक्विड का कंपैरिजन कर सकते हैं, थोड़ा भी इसका ज्यादा है या कम है ऐसा। सेकंड फैक्टर, एक और फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर।
अब एक ही लिक्विड है, एक ही लिक्विड में अगर गर्म करने लग जाए लिक्विड को, पानी में क्या लगता है गर्म करने से वेपर ज्यादा बनते हैं या कम? ज्यादा। तो फिर अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, है ना। जितना हीट करेंगे उतनी फोर्सेस टूट जाएंगी, ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो सिर्फ दो फैक्टर हैं और हमने इंपॉर्टेंट बना के लिखा था कि इसके बिना नो अदर फैक्टर, नो अदर फैक्टर अफेक्ट वेपर प्रेशर। टेम्परेचर का एक इक्वेशन भी था, लॉग P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। इसे हम वहां क्या क्या आए थे? क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। इससे हम वेपर प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर पे निकाल भी सकते हैं। T1 पे अगर P1 है, T2 पे कितना होगा आपको क्या बताया जाएगा? डेल्टा एच बी। डेल्टा एच बी वही है कि जूल्स में बताएगा, तो आर की वैल्यू जूल्स में ले लेंगे 8.3। एक और भी बता सकता है जूल्स की जगह, जो मेरे गेम्स में भरा था कैलोरीज, कैलोरीज में आर की वैल्यू ले लोगे 2, है ना। तो जेई में तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, हीट में चांस कम है, थ्योरी का आएगा। जेई में तुम्हें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अभी इतने टेम्परेचर पे इतना है तो इतने टेम्परेचर पे कितना होगा? सिंपल इक्वेशन है, डेल्टा एच बी निकालना। कर लोगे बताए? ये क्वेश्चन कहीं याद आ रही है आपको? ये कई जगह यूज हो गई, इक्विलिब्रियम में भी यूज हुई है। इक्विलिब्रियम में क्या चेंज हो गया था? जो प्रेशर है P2 बाई P1, हाँ इनकी जगह क्या हो गया था विराज? इक्विलिब्रियम में K2 एंड K1, याद है K2 बाई K1 इक्विलिब्रियम में। थर्ड इसी को अर्मीनियस ने यूज कर लिया, बस हल्का से डिफरेंस है। उसने K2 K1 रेट पॉइंट से लेके उस डेल्टा एच की जगह क्या ले लिया? एक्टिवेशन। तो हमें केमिस्ट्री में 3 जगह आ गई है। वेपर प्रेशर के लिए पहला, दूसरा किसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, तीसरा अर्हीनियस है ना। तीनों जगह एक जैसा ही है, तो आप ऐसे कंपैरिजन भी कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे बेटा? इसके बिना किसी भी अदर फैक्टर पे इफेक्ट नहीं करता, अदर चीज पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे, ऐसे कह देता था वो कि 50 ml पानी है, 100 ml पानी है, किसका ज्यादा वेपर प्रेशर है? तो हमने देखा भी टेम्परेचर तो सेम ही है। अगर टेम्परेचर सेम है तो 50 या 100 या 150 करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये थर्ड फैक्टर इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल आपको इसी में घुमा फिरा के बनाने वाला है। वो वॉल्यूम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे छोटी ले लो बड़ी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे क्लियर है बेटा? लो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक तो पहला नेचर वाला दे रहा हूं, नेचर के बेस पे देखना है आपने। मिनिमम वेपर प्रेशर किसका है? उसका होगा जिसमें फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है। और ये मैंने आपको करवाया हुआ पहले भी क्वेश्चन, दोबारा लिखवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आंसर देना। मरकरी याद रखना मेटालिक बॉन्ड है, और ठीक है। तो लोएस्ट वेपर प्रेशर करना है आपने, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, इसके बिना चेंज नहीं होगा। कोई ऐसे दे दे मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 50 ml का होगा, 100 ml का होगा, 150 का होगा, या फिर सेम ही होगा। और थर्ड एट इक्विलिब्रियम कौन सा कर्व सही है? रेट टाइम के साथ, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, बोथ या नन।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ज्यादातर केसेस में रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाती है, ये वाला कर्व आता है। लेकिन इसमें मैंने आपको शायद बताया था, ए फर्स्ट या सेकंड कौन सा आना चाहिए, सेकंड, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो सेम रहती है। इवेपोरेट जो होते हैं मॉलिक्यूल वो सरफेस से होते हैं, सरफेस से अगर 10-20 मॉलिक्यूल पानी के बाहर निकल भी गए तो कमी नहीं होती, क्योंकि नीचे से और पानी आ जाता है, फिर 10-20 और चले जाते हैं, नीचे से और पानी आ जाता है, तो जिसकी वजह से इसमें जो वेपर बनता जाएगा पानी वो तो सेम स्पीड पे बनेगा, लेकिन ऊपर जैसे जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा होएगी वेपर की, लॉ ऑफ मास एक्शन है, नीचे जाने के चांस क्या हो जाएंगे, ज्यादा, काइनेटिक्स है ना। तो इसमें फॉरवर्ड तो सेम ही रहता है, लेकिन बैकवर्ड धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर वेपर इकट्ठे होते जाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कंसंट्रेशन बढ़ेगी वेपर की, तो नीचे आने के चांस क्या होते जाएंगे, ज्यादा। तो इसलिए इसमें मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ये वाला है। अदरवाइज पूरी केमिस्ट्री में रेट इक्वल फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये आएगा। सिर्फ इसका ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इवेपोरेशन में ऐसा नहीं आता है, ऐसा आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तुम याद रख लो, इन दोनों में से तुम आंसर बता। पहले में मिनिमम बताना है, मींस फोर्थ क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम। क्रिश आप बताओगे किसमें मैक्सिमम है, किसमें, डी, मरकरी, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड है बेटा, है ना। इन तीनों में से तो मैं तुमको पहले ही बता दिया था कि वाटर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एच बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, मेटालिक, क्योंकि आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक ये तो प्रॉपर बॉन्ड्स माने जाते हैं, इन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं माना जाता, है ना। तो एक मरकरी वाला याद रखिए। ऑर्डर लिख लेते हैं, सबसे कम डी है, दूसरे नंबर पे ए है, उससे ज्यादा बी है, और सबसे ज्यादा सी है। रीजन, इसमें एच बॉन्ड ज्यादा है, इसमें एच बॉन्ड कम है, इसमें है ही नहीं। जितने बॉन्ड वीक होते जाएंगे उतने आपके वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, ज्यादा होता है। कर लोगे। सेकंड टॉपिक बताओ, क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, सेम, और जब तक लिक्विड एक है टेम्परेचर सेम है, और कोई फैक्टर है ही नहीं जिस पे डिपेंड करता है, तो हमने क्या रखना है, सेम। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको बता ही दिया, सिर्फ इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ग्राफ अलग है, बाकी सबका ग्राफ ऐसा आता है। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमारा जो मेन टॉपिक था ये +1 का था, हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेशन सीखना है फॉर सोल्यूशन। और आज हम सोल्यूशन ले रहे हैं दो लिक्विड वाला, लिक्विड इन लिक्विड टाइप। अगर हमारे पास दो लिक्विड मिक्स कर दें, मान लो एक इथेनॉल है एक ईथर है, दो मिक्स कर दें, एक इथेनॉल एक मीथेनॉल है। मान लो इसमें दो लिक्विड मिक्स कर दें, 50 ml पानी ले लें और 50 ml सपोज अल्कोहल ले लें, ठीक है। क्या लगता है वेपर एक के बनेंगे या दोनों के बनेंगे, भी दोनों लिक्विड हैं, दोनों के बनेंगे। अगर दोनों के वेपर बनेंगे तो मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, कुछ होगा पानी का, कुछ किसका होगा, अल्कोहल का, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, कैसे आएगा, ऊपर लगाओ मैनोमीटर, सेम वे में मरकरी का लेवल नोट करना, कब नोट करना है, कंडीशन क्या है, जब इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ वाटर के भी वेपर बन गए, किसके बन गए, अल्कोहल। तो इजी है। वो कहता है वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकालो, ठीक है, मैं बोलता हूँ बताओ मुझे सोल्यूशन दो, उसने मुझे सोल्यूशन दिया, मैंने मैनोमीटर में जाके भरा, मैनोमीटर ने रीडिंग बता दी, रीडिंग से मेरे पास टोटल प्रेशर आ गया। पहले इसमें पूछो कुछ भी डाउट है, इसमें जो भी मिक्सचर है, मान लो एक ईथर है एक अल्कोहल है, तो वो भर दो, कोई बात नहीं, उसका आ जाएगा। एक मीथेनॉल है एक इथेनॉल है, लाओ मुझे दो, मैंने अपरेटस रखा हुआ, इसमें भरेंगे, बस आपको वेट करना है 5-10 मिनट, कब तक, जब तक लेवल रुक नहीं जाते चेंज होने, इक्विलिब्रियम नहीं आया था। यहाँ तक क्लियर है।
प्रॉब्लम समझते हैं। हम क्या चाहते हैं, टोटल तो मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अगर इसमें से ये पूछा जाए कि पानी का कितना है, अकेले पानी का, क्या ये पता चलेगा किसी तरह एक्सपेरिमेंट से? क्या आपको दिखेगा भी पानी कौन से हैं? नहीं दिखेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। टोटल तो पता चल गया, लेकिन किसी एक का कितना हिस्सा है, मान लो टोटल 100 है, 100 में से किसका 70 है, किसका 30 है, वो कैसे पता चलेगा? वो नहीं पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चलता। सोचो अगर पता चलता तो तुम्हें, मुझे तो नहीं दिख रहे पेपर, मुझे तो टोटल दिखाई दे रहा है, नहीं पता चलेगा ना। अगर नहीं पता चलेगा तो फिर इसके लिए निकालना किसने सिखाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है जिसने हमें निकालना सिखाया है। इन्होंने इस पर रिसर्च की, इसे कहते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स हमें समझा रहे हैं, राउल्ट्स कह रहे हैं किसी एक का प्रेशर कैसे निकलेगा, डिपेंड करेगा सरफेस के ऊपर। अब अकेला वाटर नहीं है, कुछ ए भी है, मान लो ए और बी दो मैं ले लेता हूं, कुछ ए है, कुछ किसके मॉलिक्यूल आ गए? बी के। कुछ ए आ जाएंगे, कुछ क्या आ जाएंगे? बी। मैंने ए भी कर दिया है ना, वाटर अल्कोहल अलग अलग हुआ, ए भी कर दिया। अब ए का जो वेपर प्रेशर है, एक तो ये सिचुएशन थी कि ए अकेला ही था, सारे का सारा क्या था? ए। जब इस पे मैनोमीटर लगाते हैं तो जितना भी प्रेशर आता है वो सिर्फ सिर्फ किसका आता है? ए का। ये तो मुझे निकालना आता है पी ए नॉट। बी भरेंगे वो भी निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल भी निकालना आता है, लेकिन टोटल में से किसी एक का कितना वो नहीं आता। उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, अगर मैं ए में ये वाला ए और ये वाला ए, दो ए रिप्लेस कर दूं बी से, तो सरफेस पे कुछ एक क्या आ जाएंगे बेटा? बी आ जाएंगे। चेक करो, सोच रहे ऐसे होगा। अगर मैं इसमें ए और बी मिक्स करता हूं तो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। होमोजेनियस मींस हर एक लेयर में, इसकी हर एक लेयर में ए और बी की रेशो क्या आने वाली है? सेम। मीन जो 5 ए थे, 5 में से मान लो 2 मोल बी के आगे, ऐसे मिक्सिंग की है हमने। अगर 2 मोल बी के आगे तो क्या लगता है, ए का प्रेशर जो पी ए नोट था, ए का प्रेशर अब बी आने से कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि ए के बाहर जाने के चांस क्या हो गए? कम। मान लो 1 सेकंड में 5 ए बाहर जाते थे, अब 1 सेकंड में 3 ए जा रहे हैं, 2 क्या जा रहे हैं? बी। तो ए का तो लॉस हो गया ना। इट मीन्स ए का खुद, सिर्फ ए का प्रेशर कम हो गया। और ए का प्रेशर क्यों कम हुआ? क्योंकि इसका मोल कम हो गए, और मोल कम हो गए मीन्स मेन मोल फ्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि मोल्स का फ्रैक्शन पहले 1 था, सारे के सारे ए थे। अब कोई बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? अगर मैं तुम्हें कहूं 3 मोल ए के हैं, 2 बी के हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 3/5 आ गया। अगर ए का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उस ऊपर जाने के चांस भी क्या हो गए? कम। तो राउल्ट्स ऐसे सोच रहा है, वो कहता है भी मेरा तो दिमाग ये काम कर रहा है भी जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, वैसे वैसे इसका जो एरिया कवर्ड है, ऊपर वाला सरफेस एरिया, वो कम होगा, वैसे वैसे इसके ऊपर जाने के चांस कम हो गए, वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। क्लियर है? चलो मानते हैं इसकी बात एक बार, ये पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से आ गया। क्लियर है? मान लेते हैं एक बार, देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो हम कह रहे हैं कि एक्स है, सॉरी कितना है? एक्स है, ये आ गया। ऐसे पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा? बी का प्रेशर फिर एक्स बी के। क्लियर है? जनरली मैथमेटिकली हम इक्वल करने के लिए क्या लगाते होते हैं? कांस्टेंट। मान लो इसमें कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के। अगर मुझे के की वैल्यू पता चल जाती है तो फिर तो मुझे आंसर मिल गया है ना। अगर मुझे किसकी वैल्यू पता चल गई? के की। ऐसे पी भी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी। के कांस्टेंट की वैल्यू मैं नहीं बता रहा तुम्हें, तुम खुद सोचना। ये मैंने तुम्हें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, रेट इज इक्वल टू के। मैंने कहा था एक एक्सपेरिमेंट करके आओ, उस एक्सपेरिमेंट से तुम रेट मेजर करके के निकाल सकते थे। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? क्या होता है रेट कांस्टेंट, कैसे निकलेगा? डेफिनेशन याद है? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। 1 ले लें, कंसंट्रेशन कितनी ले लें? 1। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे भी, एक चीज 1 ले लेते थे,
कंसंट्रेशन 1 लेके रेट मेजर करते थे, जो भी रेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के के। फिर से सुनो, क्या ये याद आ रहा है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक कंडीशन, कंसंट्रेशन 1 लेते थे, रेट किसके इक्वल आता था, के के। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट पूरे चैप्टर में कहीं भी के निकालना हम करते रहेंगे, 1 ले लो कंसंट्रेशन। अब बताओ इसमें क्या ले लो, 1 मोल फ्रैक्शन। बताओ अगर मैं मोल फ्रैक्शन 1 ले लूं, ले लिया मोल फ्रैक्शन 1 ले लिया, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, पी के आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये आ जाएगा। लेकिन ये तो मुझे पता है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब प्योर ए है, और प्योर ए का प्रेशर तो पता चल ही रहा है मैनोमीटर से, वो तो पी ए नोट मैंने निकाल रखा है। देखो जब मोल फ्रैक्शन ए का 1 कहते हो, 1 का मतलब क्या है, प्योर ए है। प्योर ए का तो पता चल ही रहा है, जितना भी मैनोमीटर दिखाएगा वो क्या है, पी ए नोट। तो चेक करना, क्या मैं यहाँ पी ए की जगह थोड़ा सा फर्क रख रहे हैं, क्या लिखूं, पी ए नोट लिख दें। पी ए नोट आप निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंट करना है, मैनोमीटर लेना है, उसमें प्योर ए भर देना है, प्योर ए भर के जितना भी प्रेशर आएगा उसे पी ए नोट कहेंगे। ऐसे कोई पीवी नोट मुझे बता सकता है कैसे निकलेगा, बस प्योर बी ले लो, बी भरो, जितने भी प्रेशर बनेंगे वो किसका बनेगा, बी का, उसे क्या कहते हैं, पीवी नोट। तो बताओ दूसरी ओर क्या करें, अगर हम एक्स भी 1 ले लें तो के कितना आ जाएगा, पीवी नोट आ जाएगा, पीवी नोट। तो यहाँ पीवी नोट भर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स भी 1 है, के इज इक्वल टू पीवी नोट, एक्स भी 1 के इज इक्वल टू पीवी नोट। फर्क देख लो, पी ए का सिंबल 2 है, एक अकेला पी ए, एक पी ए की पावर नोट, क्या फर्क है, पी ए नोट तो है बेटा प्योर ए का, लेकिन जब पी ए है वो मिक्सचर में से ए का कितना हिस्सा है, ऐसे बता। पीबी के 2 सिंबल है, पीबी के ऊपर 0 लगी होगी नोट, और एक अकेला पीबी, क्या फर्क है, पीबी नोट तो है प्योर बी का, पीबी किसका है, मिक्सचर का, है ना, तो फिर दोनों में फर्क है। अब देखो ये राउल्स लॉ, यहाँ पे क्या बन गया, क्या रिलेशन है, ऐसे बन जाएगा, पी ए वाला, पी ए इज इक्वल टू के की वैल्यू भरो, कितनी है, पी ए नोट इनटू क्या रह गया, एक्स से, आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ अगर मैं ये वैल्यू भर दूं इस इक्वेशन में, 2 इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, एक्स से पी ए नोट, चेक करो, पी ए नोट किसकी जगह पर है, के, बोलो। अब इसमें एक्स से मैं थ्योरी से निकाल सकता हूँ, आप मुझे बताओगे भी कितने कितने मोल मिक्स किए हैं, एक्स से मैं थ्योरी से निकाल लूंगा, पी ए नोट कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से, दोनों मिक्स करके सिर्फ एक का प्रेशर आ जाएगा, पी ए, जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमें नहीं पता चल रहा था, क्या वो निकल जाएगा बेटा। ठीक है, बताओ इसे पीवी का क्या फॉर्मूला आएगा फिर, पीवी का बोलो, पीवी इज इक्वल टू एक्स बी पीवी, ऐसे हो जाएगा। अब ये राउल्स लॉ है, हमें कोई डेरिवेशन नहीं बतानी, वैसे तुम्हें समझाने के लिए था कि उसने ऐसे लिया भी जितने मोल कम होते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, तो इसका हिस्सा कम होता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के ले लिया कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी आ गई, पी ए नोट, तो एक फॉर्मूला आ गया, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट, पीवी इज इक्वल टू एक्स बी पीवी नोट। हमें एनसीईआरटी में सीधा फॉर्मूला याद करने को कहा है, हमें कहता है राउल्स लॉ क्या है, मिक्सचर में किसी एक का प्रेशर कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है बताओ, मोल फ्रैक्शन एंड इसका प्योर। ठीक है, इससे हम किसी एक का प्रेशर ए का या बी का निकाल सकते हैं, बनेगा बेटा। देखो राउल्स लॉ का डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन इज, Raoult's law is vapor pressure of a component, कंपोनेंट का मतलब है बेटा ए या बी में से किसी एक का, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं आगे, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है, मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट समझ गए, इसे हम पी ए नोट लिखेंगे, है ना, दैट इज
अगर दो कंपोनेंट है ए एंड बी तो हम पी ए कैसे निकाल सकते हैं? क्या फॉर्मूला है पी ए का? पी ए इज इक्वल टू एक्स से इनमें से पी ए नोट तो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, हम नहीं निकाल सकते, हमें तो देगा 400 आता है 500 आता है देगा, हमें तो किस पे वर्क करना है? मोल फ्रैक्शन पे। और मोल फ्रैक्शन में कल भी सीखा है हेनरीज लॉ में, ऊपर ए के मोल नीचे टोटल, ठीक है। पी भी किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स बी इंटू पी बी नोट, ठीक है। अब हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया रॉल्स को, ये इसने थ्योरी से बता दिया कि पी ए ऐसे निकलेगा पी बी ऐसे निकलेगा, टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? फिर दोनों को ऐड कर दें, और ये जब दोनों को ऐड करके बेटा थ्योरी में हम कॉपी पे निकालते थे, ये दोनों को ऐड करके जितना भी आता था उतना टोटल तो एक्सपेरिमेंट से भी आ गया था ना, मैनोमीटर में टोटल प्रेशर निकाल लिया था हमने, तो हमारा मैच होता। जितना तुम कॉपी पे निकालोगे पी ए पी बी ऐड करोगे पी टोटल, उतना ही तुम इकट्ठा मिक्सचर भर लोगे मैनोमीटर में, मिक्सचर करके टोटल निकालोगे, दोनों क्या आ रहे हैं? मैच हो रहे हैं। इसका मतलब राउल्स क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो फिर हमने राउल्स मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इससे जितना पी ए आता है पी बी आता है, दोनों को ऐड करके क्या आता है? पी टोटल। बढ़िएगा बेटा, क्लियर है? तो हमें बस इसका बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है। पहला, अगर दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ए का प्रेशर बताओ कैसे निकला? मोल फ्रैक्शन ए का इंटू पी ए नोट। आपको पी ए नोट कैसे पता चलेगा? पी ए नोट दिया जाएगा, प्योर भर लो, मैनोमीटर में पता चल जाएगा। आपको क्या निकालना है? एक्स से, है ना। पीवी कैसे निकलेगा? पीवी इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट। हमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? ये तो दिए जाएंगे, ए नोट और बी नोट तो दिए जाएंगे, हमें बस एक्स ए और एक्स बी पे वर्क करना है। जैसे बताओ 5 मोल ए, कितने बोले मैंने? 5 मोल ए, 10 मोल बी, ए का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/3 आ गया, 5/15, ठीक है। 5 मोल ए 10 मोल बी, तो हमने ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला? नंबर मोल ए के ऊपर नीचे टोटल दोनों को मिला के। इसमें नेग्लिजिबल नहीं लेना, क्योंकि इसमें वाटर वाला सीन नहीं है, इसमें लेना बस ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको दिए जाएंगे, आप अलग अलग निकाल दोगे, और हम टोटल भी निकाल देंगे। टोटल के तो पी ए प्लस पी बी, ऐसे इतना तो क्वेश्चन आता है। हो जाएगा बेटा, समझ आ गया? तो राउल्स ने हमें किसी एक का निकालना सिखा दिया, जो एक्सपेरिमेंट से तो नहीं निकलता, क्योंकि कलर तो है नहीं दोनों के अलग अलग पहचान पाए हम, तो उसने कोई दिमाग लगा के ऐसे बता। क्लियर है बेटा? यहां तक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, मान लो 10 मोल्स ऑफ मीथेनॉल आर मिक्स्ड विद 20 मोल्स ऑफ इथेनॉल। पी नोट गिवन है, बोर्ड में तो 2 नंबर का आएगा ही आएगा, मान के चलो 10 ईयर, अगर 10 ईयर उठाओगे तो 8 बार क्वेश्चन आया। जैसे लास्ट टाइम तुम्हें बताया था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, है ना, बोर्ड लेवल पे आया ही आया क्वेश्चन। ऐसे ये वाला राउल्स लॉ का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। चेक करो, पी ए नोट मीथेनॉल दिया हुआ है 400, ये दिया हुआ है 350, ये आपको देगा। आपको एक तो पी मीथेनॉल निकालना है, एक पी इथेनॉल निकालना, दोनों निकाल के टोटल कर देना, आंसर आ जाएगा। मिक्सअप होने चाहिए बेटा, मिक्सचर ही नहीं बना। मैंने क्या, मैं स्टार्टिंग हम कहां से कर रहे थे? होमोजिनस। स्टार्टिंग कहां से चलिए? मैंने आपको क्या बताया कि सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, माइंड सेट कर लो होमोजिनस। क्या ऑयल और वाटर होमोजिनस होगा? छोड़ दो फिर, है ना, उसके लिए है ही नहीं। हमारे सिलेबस में क्या चल रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? ट्रू सोल्यूशन। उसके लिए है सारी चीजें, और किसी के लिए नहीं आएंगी। ऑयल वाटर के लिए नहीं लगे, वो मिक्सअप ही नहीं होते, उनमें मोल फ्रैक्शन का फर्क ही नहीं पड़ेगा। गुड, सोचा तो सही, अच्छी बात है, गुड। हाँ बेटा, तुम बता रहे हो मीथेनॉल का, मीथेनॉल का बताओ।
400/3 आ रहा है मीथेनॉल का, 400/3। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बताओ, मीथेनॉल के मोल्स कितने हैं? 10। ऊपर लिख लिया 10, नीचे टोटल कितने लिख दें? 30। इंटू क्या करना है? 400। 400/3 आ गया। इथेनॉल का कितना आ गया? 750, 700/3 इतना आ गया। ठीक है, टोटल 1100/3। यूनिट चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं है, एमएम है तो एमएम चलने दो। एक आपको टॉर मिल जाएगा, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm। कोई एटमॉस्फेयर पास्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सेम यूनिट आएंगे वही लेके आगे चल। ठीक है, हो जाएगा बेटा, इतना टॉपिक क्लियर है? कर लोगे? एक चीज और पढ़ रहे हैं हम इसमें, यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट एक चीज और पूछी जाती है, अब इसमें मीथेनॉल और इथेनॉल हमने ले लिए, 10 मोल है मीथेनॉल, 20 है इथेनॉल। मीथेनॉल और इथेनॉल वेपर बने। ठीक है, आपको मीथेनॉल की फ्रैक्शन पता है, इसकी पता है, पी मीथेनॉल पता है, पी इथेनॉल पता है। क्या इसमें जो मोल्स गए हैं इसकी फ्रैक्शन भी पता चल सकती है? जैसे इसे हम वाई ले लेते हैं क्योंकि एक्स तो यहां था, तो क्या वाई मीथेनॉल इसमें मोल्स कितने बने हैं मीथेनॉल के, या इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन क्या है, ये भी पता चल सकती है। हमें ए का प्रेशर पता है, बी का प्रेशर पता है, टोटल भी पता है। क्या ए की मोल फ्रैक्शन पता चल सकती है? तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूं, फिर सोचना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर मैं इसे गैसेस मान लूं कि ऊपर जो वेपर्स का मिक्सचर है, नीचे वाला भूल दो, इतनी सेपरेट कर ली वेसल, ये गैसेस का मिक्सचर है, इसमें एक गैस का प्रेशर तुम्हें पता चल गया राउल्स लॉ से, दूसरे का पता चल गया, टोटल भी पता है। क्या मोल फ्रैक्शन निकल सकता है? किसको याद है डाल्टन्स लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता था? पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे निकलता। ये कौन सा लॉ है? डाल्टन्स। तो हम इसमें थोड़ा सा ज्यूम कर लेते हैं भी, चलो वेपर्स का मिक्सचर है लेकिन गैसेस की तरह है, मिक्सचर ही है जब तो ऊपर तो। अगर गैसेस का मिक्सचर है तो किसी एक गैस का प्रेशर किसके इक्वल होता है? उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। हाँ, लेकिन यूज यहाँ थोड़ा अलग वे में होगा क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन नहीं पता, पी तो पता है, पी ए मुझे पता है, मोल फ्रैक्शन नहीं पता, इसमें वाई ए ले रहा हूँ। पी टोटल भी मुझे पता है, यहां से देखो दोनों चीजें पता है आपको, पी मीथेनॉल पता है, टोटल भी पता है। अगर दोनों ये पता है और ये पता है तो क्या लगता है वाई ए निकल जाएगा? वाई ए कितना आ जाएगा? पी ए डिवाइडेड पी टोटल। तो आगे लिख लो, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर्स। कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, इसे हमने कैसे निकाला है? यूजिंग डाल्टन्स लॉ। तो हम थोड़ा ये भी पता लगा लेंगे भी जो ऊपर वेपर बनेंगे ऊपर उनकी कंपोजिशन क्या होगी, ऊपर वाई ए वाई भी क्या होगा। ठीक है, मान लो सपोज नीचे मेरे पास 10 मोल पानी के हैं, 10 मोल अल्कोहल के हैं, नीचे 10-10 मोल है, मींस मोल फ्रैक्शन 0.5 आ गई, दोनों की इक्वल मोल। अगर ऊपर बेटा वेपर बनेंगे, क्या लगता है ऊपर भी 10 मोल जाएंगे इथेनॉल के और 10 मोल इसके 0.5 ही रहेगी। किसके ज्यादा जाएंगे बताओ, अल्कोहल के या वाटर के? ऊपर किसके ज्यादा जाएंगे? किसके वेपर ज्यादा बनते हैं? अभी हमने किया पहले, अल्कोहल के ज्यादा बनते हैं, वाटर के कम बनते हैं, तो फर्क पड़ने लग जाएगा ना। जो नीचे है मोल ऊपर सेम नहीं होंगे क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर में थोड़ा फर्क है। जो ज्यादा वेपर बनाता है जिसे हम नाम दे सकते हैं ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल, वो ऊपर ज्यादा जाएगा, दूसरे वाला नीचे, दूसरे वाला ऊपर कम जाएगा। इट मींस ऊपर जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो सेम आए कोई जरूरी नहीं है, इसलिए नीचे वालों को तो ले लिया एक्स से एक्स भी,
ऊपर वालों को क्या ले लिया, YA5, और वो YA हम ऐसे निकालेंगे बेटा, ये फॉर्मूला आ गया, कहां से आ गया, डॉल्टन लॉ से। YA इज इक्वल टू एक का प्रेशर राउट ने बता दिया एक्स है, P नॉट, टोटल भी निकालना सिखा दिया, दोनों को रेशो लेके क्या आ जाएगा, YA। इससे आपको एग्जैक्ट पता भी चलेगा कि क्यों हम कहते थे अल्कोहल का ज्यादा है पानी का कम है। जब आप सेम लेके करते हो तो आपको खुद यहाँ से कैलकुलेशन से पता चलेगा कि ऊपर अल्कोहल ज्यादा जाता है, नीचे क्या ज्यादा बचता है, पानी। हो जाएगा। तो ये आगे वाला पोर्शन तो उसी से लिंक हो जाएगा। देखो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ तक आ गया, आपको पूछा गया मीथेनॉल का बता दो और इथेनॉल का। 1 नंबर और कैसे ऐड हो गया, अगर साथ में लिख दिया आल्सो फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, आल्सो फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, कुछ नहीं करना, वही आंसर चलेंगे, बस YA निकालना है, PA डिवाइडेड P टोटल। Y भी कैसे आएगा, PB डिवाइडेड P टोटल। तो कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे बनेगा 3 नंबर का। क्लियर है, हो जाएगा। करके देखो, एक लिखो, मान लो हमारे पास है इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर का मतलब बता सकते हो, इक्विमोल है, इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। देखो मैं जब भी मिला रहा हूं कोशिश कर रहा हूं कि होमोजेनस बने। मैंने बेंजीन में टॉलिन मिलाया, अब मैंने बेंजीन में वाटर नहीं लिया है ना, क्योंकि हम फ्लूइड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बेंजीन एंड टॉलिन इज गिवन, कैलकुलेट P बेंजीन, P टॉलिन, P टोटल, और 4 तो इसी से बनेगा, ये 3 जब आ गए इसी से आपने लिखना है कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, दैट इज Y बेंजीन एंड Y टॉलिन। इसके लिए तो आप समझिए मेरे ख्याल Y बेंजीन कैसे निकालना है, इन्हीं में से किसका प्रेशर ऊपर, बेंजीन का नीचे, टोटल, ये तो इन्हीं से करना है बस, इसमें तो कुछ है ही नहीं कंपोजिशन ऑफ वेपर में। P नोट लिख लो, बेंजीन का दिया हुआ है 600, P नोट टॉलिन का थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि इसमें वन डर वाल फोर्स से ज्यादा हो जाती हैं, इसका मान लेते हैं 540। पीछे टॉर है या MM है, बस ये देख लेना भी सेम है, सेम होने चाहिए, चेंज नहीं करने, आपको सेम ही देगा ज्यादातर। डॉक्टर तेगवीर स्टार्ट करो बेटा। डॉक्टर ऐसे नहीं लगे आता नाम, डॉक्टर साहब बुलाते हैं लोग। हो गया, सारे हो गए बेटा, ठीक है। लास्ट बता दे मुझे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, सोल्व करके बता यार, ऐसे पॉइंट्स में बता, 0 पॉइंट कितना, लास्ट वाला 0 पॉइंट बताना है आपने, कितना कितना है, क्योंकि लास्ट वाले में ऐसे ना एक निकल गया, किसी को याद है अगर ये 0.4 है तो ये कितना होगा, 0.6, दूसरा तो 1 माइनस करके भी निकल जाता है ना, तो एक निकाल ले, दूसरा तो वैसे ही पता चल जाएगा 1 माइनस, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है ना। यस, पहला पी बेंजीन, हर्षमिता कितना, 300। इक्विमोलर का मतलब समझ आया, मोल फ्रैक्शन 0.5, एक एक मोल ले लो, एक एक मोल मीन्स 0.5 उसका 0.5 उसका, तो वर्ड याद रह जाएगा इक्विमोलर, बोलोगे तो नहीं, इक्विमोलर का मतलब 0.5, ठीक है। ये इसका कितना हो गया टॉलिन का, 0.5 इंटू दिस है ना 270, दो आ गए, टोटल कितना आ गया 57, टोटल आ गया, ठीक है। कंपोजिशन देखते हैं, वाई बेंजीन कितना आ गया 300 डिवाइड 570, ऐसे किया 0.52, 0.52 आ गया, ये वाला फिर 0.48 के आसपास आएगा। तो ऐसे एक पूरा क्वेश्चन बनता है राउस, कर लोगे बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया टॉपिक, फिर से देख लो, पहले हमने पढ़ा है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने पढ़ा वेपर प्रेशर। क्या है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर डिफाइन करो, क्या है? प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड, लेकिन लिखना जरूरी है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। नेहा आप बताओ बेटा, ये इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें इक्विलिब्रियम क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में से टाइम के साथ कौन सी है जो चेंज होती है? कंडेंसेशन। इवेपोरेशन स्ट्रेट लाइन है, सीधी रहेगी। कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, एक टाइम पे मिल जाएंगे, उससे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्लियर? दो फैक्टर निपुण। पहला, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे रिलेटेड है? कम होगा, इनवर्स। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ऊपर जाना मुश्किल, कम होगा। दूसरा, टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली, जितना हीट करोगे ज्यादा जाएगा। इसके बिना कोई और फैक्टर नहीं है। क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन बोलो। log K2 by P2 by P1 is equal to delta H by 2.3 R ब्रैकेट। इसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं? नो, केल्विन में। बताओ, अगर डेल्टा किलो जूल्स में लिया है तो आर की वैल्यू कितनी लोगे? 8.314 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये किलो जूल है, तो चाहे तो उसे जूल्स बना लेना, ठीक है। अगर कैलोरीज होगा तो आर की वैल्यू 2। क्लियर है? आगे टॉपिक पढ़ा राउल्ट्स लॉ। अगर मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है तो वो कहता है टोटल तो निकल जाएगा मैनोमीटर में भर के, लेकिन उसमें से एक का कितना नहीं निकलता, और उसका सोल्यूशन दिया राउल्ट्स ने। राउल्ट्स कहता है दो चीजों को मल्टीप्लाई करो। किस किस को? मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन पोर, XA PA नॉट। PV इज इक्वल टू XB PV नॉट। टोटल दोनों को ऐड कर लो, PA प्लस PV। इसके बाद एक फायदा और होता है कि जो वेपर्स बनेंगे उनकी कंपोजिशन भी पता चल जाती है, उसे कहते हैं YA YB। वेपर में हमेशा मोर वोलेटाइल की परसेंटेज ज्यादा होती है, और वो कंपोजिशन हम ऐसे निकालते हैं। YA निकालना है तो PA डिवाइडेड P टोटल, YB निकालना तो PB डिवाइडेड P टोटल। इतना क्वेश्चन आता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आओ। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे चलेंगे। एक बेटा, कल 11:30 ऑफलाइन भी रखा क्लास MTG फिंगर टिप्स का। 11:30 ऑफलाइन भी रखा है, 9 से 10 ऑनलाइन रखा है MTG फिंगर टिप्स का। तुम कह रहे थे ना ऑनलाइन समझ नहीं आता, ऑफलाइन आना है, तो ऑफलाइन कौन कौन आ रहा है ये बता जाओ। 11:30 आप ऑफलाइन आ सकते, 9 से 10 ऑनलाइन, ठीक है। MTG फिंगर टेस्ट हमने ट्यूजडे कर दिया था, टेस्ट ट्यूजडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये अभी यार आपकी बात हुई होगी मास्टर सर। अच्छा, मेरी अभी तो याद नहीं है। बड़ा सरप्राइज यार इसमें। थैंक मैं गली आया था, फिर मेरे को याद है कि सर का बर्थडे भी होता है। अच्छा अच्छा, आ जाओ बस 2 मिनट बैठ जाओ, बस मैं पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं। आप यहाँ 2 मिनट बैठ जाओ, है ना, फिर हम करते हैं। आओ बेटा, बैठ। हाँ जी सर, पहले आप बता दो।